नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा वाले स्थान पर नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद नूंह हिंसा में शहीद हुए जवान की अगर बात की जाए तो उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा हिंसा में मारे गए अन्य लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की, उनको हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर ने हिंसा वाले स्थान नल्हड़ के शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसके बाद में नूंह हिंसा में शहीद हुए लोगों के घर उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री ताबड़ू में खनन माफियाओं की ओर से शहीद हुए डीएसपी के परिवार को भी सहानुभूति देने पहुंचे। नूंह दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शिव मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इसके बाद नूंह हिंसा में जान गंवाने वाले युवक शक्ति के घर भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सीएम मनोहर ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि दी। खनन गतिविधि को रोकने में शहीद हुए डीएसपी सुरेंद्र के पुत्र सिद्धार्थ और सिपाही सत्यवीर की पत्नी सुनीता को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान शहीद डीएसपी के परिवार को भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो यहाँ घटनाक्रम घटा है उससे कोई भी व्यक्ति उसकी निंदा किए बिना नहीं रह सकता और निंदनीय वो बात हुई थी, नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना हो जाती है तो उस समय प्रशासन का भी एक दायित्व होता है, सरकार के नाते हमारा भी दायित्व है कि चीज़ों को कैसे सामान्य जल्दी जल्दी किया जाए। उन्हें पूरे प्रयत्न करने के बाद मैं आज 2.5 महीने के बाद कह सकता हूँ कि स्थितियाँ बहुत सामान्य हो गई हैं। काफ़ी लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, ग्रुप्स में बात हुई है। जैसा आपने बताया कि आज भी 6 कार्यक्रम हुए, उसमें भले ही एक सरकारी कार्यक्रम था प्रातःकाल पुलिस स्मृति दिवस का। सारे देश भर में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और देश भर में चाहे पुलिस हो अथवा अन्य पुलिस बल जो होते हैं उनके जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ और फिर जो भी शहीद हुए हैं एक परिवार शक्ति सिंह नहीं जो तेजपाल, कल उनके यहाँ भी संगेल जाना हो गया था, उनके परिवार को सांत्वना दी। ऐसे जो और नुकसान हुए हैं उन सब नुकसान की जिनकी एक भरपाई हमने करनी थी उनको भी बताया है। जिनका अभी भी शेष है उनकी भी बहुत जल्दी निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ गाड़ियों का नुकसान उसकी भरपाई अभी नहीं हुई है क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह की सारी उसकी जांच करनी है। उस जांच के बाद उनकी भरपाई हो जाएगी। हाँ, आज बड़खली चौक पर आने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि हमारे नाम रह गए जिसका भी जांच नहीं हुई है, वो हमने डिप्टी कमिश्नर को कह दिया है। कुछ 4-5 नाम और बता रहे हैं, उनकी भी जांच करने के बाद जो नुकसान हुआ है उनको सबको देंगे। और कल सायंकाल जैसा मैंने पीस कमेटी की मीटिंग ली, वहाँ भी दोनों समाजों के मुखिया जो प्रमुख लोग थे उनसे सबसे बातचीत हुई। सबने यह विश्वास दिलाया कि हम यहाँ एक शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और आज माहौल अच्छा भी है। और कोई घटना हुई है तो उसको भुलाना ही बेहतर है। आगे जो भी समाज है हर कोई अपने सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम यात्राएं या अपने मंदिर मस्जिद जहाँ भी जिसका कोई फंक्शन है कार्यक्रम है उसको इंडिपेंडेंटली करें, एक दूसरे का सम्मान करें। इस प्रकार की बात सब लोगों ने स्वीकार की और आगे मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक इस इलाके में कुछ डिमांड्स थी, विकास की बातें थी, जिसमें 3 विधानसभाओं के और कुल 18 गाँव की फिरनी मुख्य रूप से इसकी डिमांड मैंने स्वीकार की है। उसमें 12 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वो सब उनको दिया है। साथ ही
कुछ पुलिस की ओर से भी इस इलाके में अलग अलग जगह पर हाजिरी बढ़ाई जाए। कुछ पुलिस चौकियां, विशेष तौर पर फिरोजपुर झरका में एक घोड़ा पुलिस चौकी होती थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से हमने उसको रिवाइव किया है और उसमें घोड़ा पुलिस की जो उपस्थिति है वहाँ रहेगी, ताकि इलाके में जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, जहाँ शायद सामान्यतः वैसे पेट्रोलिंग होती नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान गुरुकुल का भी उद्घाटन किया और सीएम मनोहर लाल रास्ते में काफिला रोककर बच्चों से बात करते भी नजर आए। हरियाणा के नूंह जिला के 2 दिवसीय दौरे के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगीना खेल स्टेडियम में हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस योजनाबद्ध विकास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिन 112 पिछड़े जिलों में विकास पर विशेष फोकस करने का बीड़ा उठाया है, उनमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है। नूंह जिला को विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। सभी पैरामीटर के हिसाब से जिला को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए केंद्र व राज्य दोनों सरकारें प्रतिबद्ध है। वहीं गांव भादस पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चे देखे तो उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाकर बच्चों से मुलाकात की। सभी बच्चों से उनकी शिक्षा पर बातें की। इस अवसर पर सीएम ने बच्चों से कुछ सवाल भी किए। बच्चे भी सीएम से मुलाकात कर खुश नजर आए और उन्होंने खुलकर सीएम से बात की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि आप सभी देश का उज्जवल भविष्य हैं, इसलिए होनहार नागरिक बन देश की सेवा को तत्पर रहना। उन्होंने बच्चों के साथ नारे लगाए कि देश की सुरक्षा कौन करेगा, जिस पर बच्चों ने पूरे जोश में कहा, हम करेंगे, हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान गांव भादस स्थित गुरुकुल का भी दौरा किया। गुरुकुल में यज्ञशाला का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने गुरुकुल स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। गुरुकुल के आचार्य तरुण ने उन्हें गुरुकुल की प्रतिदिन आयोजित होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गुरुकुल की शिक्षा से हमें उच्च संस्कार व शिक्षा मिलती है। आज के समय भी गुरुकुल की शिक्षा प्रासंगिक है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर हफ्ते अपने कार्यक्रम के जरिए, ऑडियो संवाद के जरिए अलग अलग लाभार्थियों से बातचीत करते हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से संवाद किया, उनके बारे में बातचीत की, किस तरह से उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसका फीडबैक लिया है और साथ ही उनकी परेशानियों को भी सुना है। सीएम मनोहर लाल ने ई संजीवनी के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप सुदूर क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से नवंबर 2019 में शुरू हुई ई संजीवनी सेवा आज नागरिकों के लिए बेहद कारगर साबित हो रही है। हरियाणा में भी ई संजीवनी ओपीडी की सेवाएं 16 अगस्त 2021 से 24 घंटे उपलब्ध कराई जा रही है। ई संजीवनी ओपीडी से 1,02,000 परामर्श दिए गए हैं। ई संजीवनी इस बात का प्रमाण है कि भारत में डिजिटल स्वास्थ्य का युग आ चुका है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से सीधा संवाद के दौरान कहते हुए नजर आए कि कोविड-19 महामारी के दौर में घर से बाहर निकलना जोखिमपूर्ण था। लोग बीमार होने पर कोविड से बचाव को ध्यान में रखते हुए अस्पताल जाने से डरते थे। यदि अस्पताल जाए भी तो वहां मरीजों की भारी संख्या के चलते डॉक्टर से मिल पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे समय में घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लेकर उपचार करवाने के लिए ई संजीवनी सेवा अत्यंत कारगर साबित हुई। हरियाणा में इस सेवा की शुरुआत 1 मई 2020 को की गई थी। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने के से कई बार कठिनाई होती थी,
क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं, लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। लॉन्च करते समय तो विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है, कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके और जाकर कहीं भी दुकान से लेकर उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं और उस प्रकार से हमें ठीक एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर 2-2 डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं। और इसी प्रकार पीजीआई चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहां बैठते हैं। तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, कई बार उनको अच्छा लाभ इसमें से मिलता है और वो डॉक्टर्स के पास जाकर के उनको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और आसानी से एक प्रकार से इलाज करवा सकते हैं। दूसरा लाभ अस्पतालों को भी होता है। अस्पतालों में मरीजों का जो दबाव है वो भी कम होता है, डॉक्टर के पास भी दबाव कम होता है। तो इतने टेलीफोन के माध्यम से जितने लोग ओपीडी का अथवा अन्य बीमारियों का जो परामर्श लेते हैं इस टेली परामर्श से, और उनको भी सबको लाभ होता है। मैं तो आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुझे भी कोविड के दौरान इस कोविड की बीमारी में से गुजरना पड़ा था और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, जो उसके बाद कुछ तकलीफें शेष रह जाती हैं, तो हमारे एक डॉक्टर मित्र ने, यहाँ से एक दूर डॉक्टर थे, दूरी अधिक थी, तो वहां जाने की बजाय उन्होंने कहा कि आज हम टेली परामर्श के माध्यम से इनसे दवाई पूछ लेते हैं। और उन्होंने टेली परामर्श के माध्यम से दवाई पूछी, एक 5 मिनट में सारी बातचीत बता दी गई, डॉक्टर ने अच्छी दवाई भी दे दी और उस डॉक्टर की दवाई को सेवन करने के बाद मुझे उसका लाभ भी हुआ। तो वास्तव में इस टेली परामर्श की पद्धति से जिनके पास कंप्यूटर या इंटरनेट के साथ लगा हुआ कंप्यूटर है अथवा एंड्रॉइड का फोन है, वीडियो कॉल अथवा लाइव चैट के माध्यम से वो टेली कन्वर्सेशन करके और इस दवा का प्रारंभ कर सकते हैं। अभी ई संजीवनी के माध्यम से ओपीडी का जो जोर है, ओपीडी का जो दबाव है वो भी काफी कम हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने स्पेशलिस्ट को जो बैठाया है, उन स्पेशलिस्ट की अच्छी जो दवाई हमको मिलती है, इसका लाभ सब लोगों को होता है। अभी जब ये ई संजीवनी प्रारंभ हुई थी तो उस समय 13 कॉल प्रतिदिन मात्र आती थी और अब धीरे धीरे बढ़कर के सभी 30 डॉक्टर्स के पास 500 कॉल्स के लगभग ये आनी शुरू हो गई हैं, अर्थात 15 से 20 कॉल तक प्रतिदिन आती हैं जो इन डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। इसमें पीजीआई जो हमारा चंडीगढ़ है, इस पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक, इनकी दोनों की भूमिका भी बहुत ही अधिक इस प्रकार से पाई जाती है। तो मित्रों, आप लोगों को इस जो लाभ मिला है ये आम सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार गरीब व्यक्ति वो पैसा नहीं दे सकता, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च कोटि की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये उनको मिलने लगी हैं। हमने वैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी और योजनाएं बनाई हैं। जहां तक डॉक्टर की उपलब्धता का विषय है, जब 2014 में हमने देखा कि हमारे यहाँ जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, तो उस समय मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का हमने निर्णय लिया और ये कहा था कि हर जिले में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि आज बहुत से मेडिकल कॉलेज नए खुल चुके हैं। जो एमबीबीएस की उस समय 700 सीटों का प्रवेश होता था, वो लगभग 1900 सीटों का प्रवेश अब होने लग गया है और जितने मेडिकल कॉलेज अब पाइपलाइन में है
उस समय मात्र 6 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे थे, आज 14 मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जितने पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेजेस हैं, इससे 3 वर्ष 4 वर्ष के अंदर ये लगभग 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 3500 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें ये उपलब्ध हो जाएंगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें भी ये बहुत बढ़ रही हैं। तो हम इन डॉक्टर्स की जो जैसी संख्या बढ़ेगी, हम गांव के दूर दराज क्षेत्रों में भी अपने डॉक्टर्स को उपलब्ध करा सकेंगे। डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स, नर्सिंग, इनको भी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कॉलेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं ताकि इससे भी डॉक्टर्स के काम में, इलाज करने की इस पद्धति में और सुविधा हमको मिले। इसी प्रकार से हमने आयुष्मान भारत, मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई, जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपए वार्षिक से ऊपर 3 लाख रुपए तक के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत ही कम राशि, केवल 1500 रुपया वार्षिक योगदान से, और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो 8 लाख लोग, परिवार इस योजना में 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की जो योजना है, ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे। अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हमारी आबादी का यानी 55% एक प्रकार से जो जनसंख्या है, इस आबादी से इस योजना से लाभान्वित होगा। कभी कभी व्यक्ति को बीमारी का पता नहीं लगता है, बीमार होने के बाद इलाज की ओर वो उत्सुक हो जाता है, इलाज के लिए वो ओपीडी भी जाएगा, ई संजीवनी का उपयोग करेगा, अस्पताल में आवश्यकता पड़े तो इलाज कराएगा। लेकिन कभी कभी बीमारी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक क्षणों में होती है, व्यक्ति को पता नहीं लगता है। इस बात को भी ध्यान करते हुए हमने तय किया कि गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार शारीरिक परीक्षण, यानी उसका जो टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये अनिवार्य रूप से किया जाए। इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया, और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं। और इसके तहत 25 प्रकार के जो मानक है, उसमें ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच ये होती है। अभी तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच हो चुकी है, 1,72,00,000 टेस्ट ऐसे किए जा चुके हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को कई प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियां जो उनको पता नहीं था, और पता लगने के बाद उनको इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया, वहां उनका इलाज अच्छे प्रकार से इलाज हुआ। बहुत से लोग स्वस्थ भी हो गए हैं, जिनको इलाज की और आवश्यकता होती है उनको रेफर भी किया जाता है, अथवा उनको दवाई दे करके उस इलाज के लिए और उसको एक प्रकार से ठीक किया जाता है। हमने पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना ये भी चला रखी है, और इस योजना के अंतर्गत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा ये मुफ्त दी जाती है। साथ ही लगभग 500 दवाइयां ये भी मुफ्त दी जाती हैं, ताकि गरीब को अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोई पैसा खर्च न करना पड़े। ऐसी सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को हो रहा है। ये तो तब होता है जब हम बीमार हुए और हम स्वस्थ यानी बनने के लिए, क्योंकि हमको स्वस्थ बनना है तो अपना इलाज कराना ये अनिवार्य है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो एक और प्रकार की बात भी हमेशा हरियाणा के समाज को सब कहता रहा हूं कि स्वस्थ रहना, एक तो स्वस्थ होना या बनना, एक स्वस्थ रहना, इसमें दोनों में अंतर है। स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में यदि हम बचपन से ही अपने स्वभाव को, आदतों को, खान पान को ठीक करें, और जीवन में कुछ चीजें अगर हम आवश्यकता अनुसार उसको अंगीकार करें, उसको अडॉप्ट करें, तो बीमार ही नहीं होंगे। आखिर हम बीमार क्यों हों? बीमार न होने के लिए हमारा खान पान कैसा है, हमारी दिनचर्या कैसी है, इसके लिए भी हमने जगह जगह पर आयुर्वेदिक पद्धति से वेलनेस सेंटर्स, इनको कई जगह खोला है और भी जगह खोल रहे हैं। व्यायाम पार्क, व्यायामशाला गांव के अंदर ये भी खोली जा रही है, और वहां जाकर के योग करें, व्यायाम करें। खेलों में हरियाणा बहुत आगे है, खेल खेलने से भी हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक होता है। और हमारा हरियाणा का युवक, दुर्भाग्य की बात है कि कई इलाकों में व्यसन जो उसको नशे का होने लगा है, ये भी कोई बहुत ही एक बुरी बात है, जिससे उसका शरीर और स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके लिए भी हमने अभियान चलाया है,
ड्रग फ्री हरियाणा, किस प्रकार से शराब मुक्त, नशा मुक्त ये हमारा हरियाणा इस प्रकार से हो, इस ओर जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पिछले दिनों में आपको मालूम है कि हमने 25 दिन की एक साइक्लोथॉन, साइकिल यात्रा ये निकाली। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया। लोग इसमें जागरूक होने की एक जो आवश्यकता होती है उसको करने के लिए एनजीओज भी आगे आए हैं, सरकार आगे आई है, संत महात्मा बहुत बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं जिनको समाज की चिंता है। तो ऐसे सब लोग मिल करके अपने नागरिकों का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, हमारा नागरिकों का स्वास्थ्य अगर ठीक रहता है तो स्वस्थ नागरिक स्वस्थ हरियाणा, और यदि स्वस्थ हरियाणा रहता है तो हमारे बहुत से काम अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। आखिर हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है कि एक व्यक्ति अपने निजी काम के लिए कितना समय लगाता है। बीमार होता है तो उसकी समय की कटौती होती है, वो स्वयं भी परेशान होता है, परिवार भी परेशान होता है। तो हमारे परिवार के लोग भी परेशान न हो, वो भी स्वस्थ भी रहें और वो एक प्रकार से चिंता मुक्त हों। तो हम सब मिल करके पहला प्रयत्न हमारा होना चाहिए कि हम कैसे शुरू से ही स्वस्थ बने रहें, बीमार न हो। और हाँ, यदि बीमारी के कहीं लक्षण मिल जाए तो निप द एविल इन द बड, अर्थात बुराई को जड़ से ही मिटाने के लिए हमको प्रारंभ में ही प्रयत्न करने चाहिए। और उसके बाद इलाज के लिए गरीब आदमी का पैसा खर्च न हो, इसके लिए चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चिरायु हरियाणा की बात है, निरोगी हरियाणा की बात है, ये सब योजनाएं हम चला रहे हैं। आप इनका लाभ उठाइए और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कंसल्टेंट ये हमको मिले, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सब काम इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम स्वस्थ, हमारा हरियाणा स्वस्थ, देश स्वस्थ, ये होगा, हम सबका भला होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ई संजीवनी से टेली कंसल्टेशन सेवाओं से मरीजों के इलाज का खर्च ना के बराबर है और आने जाने की दिक्कत भी खत्म हुई है। एक स्थान पर अपने घर बैठे व्यक्ति प्रदेश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान के डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस संजीवनी सेवाओं ने हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति तक उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति में अहम योगदान किया है। राज्य सरकार ने ई संजीवनी को और अधिक मजबूत सेवा बनाने का बीड़ा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद हमने पाया कि जनसंख्या के अनुसार डॉक्टर्स की संख्या बेहद कम है। हमने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2014 में 6 मेडिकल कॉलेज थे और MBBS की 700 सीटें थी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है। आज बहुत से मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, जिसमें MBBS की सीटें लगभग 1900 हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही ये संभव हो सका है। अभी जितने मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है, उनके बनने से इनकी संख्या 25 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप MBBS की 3500 सीटें उपलब्ध होंगी। PG की सीटों में वृद्धि हुई है। इनके अलावा पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार संपूर्ण स्वास्थ्य जांच करना है। इसके तहत 25 मानकों के आधार पर गरीब व वंचित परिवारों की स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके आंकड़े भी बताए हैं। 32 लाख से ज्यादा व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 1 करोड़ 72 लाख मुफ्त टेस्ट किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। ऐसा दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।